नमस्कार। और जो बंगोल से हैं, नमस्कार। देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबको देखकर आपका लगातार अभिनंदन करने का मन करता है कि करता ही रहूं। You represent the power, the might, the future of our country, Bharat, home to 1/6 of humanity. Honorable Shri R.P. Modi ji, a former member of Rajya Sabha, where I happen to be chairman at the moment, a man of vision, a man of mission, a man who believes in execution, and the thought occurred to him rightly in the last century towards the end. It is a journey now of nearly 25 years. I was greatly impressed by the motto of the institute, and that is nurturing excellence of women in education. ये संभव होता है तो सृष्टि का कल्याण होता है। कहा गया है एक लड़के को पढ़ाओ तो लड़के को पढ़ाते हैं, जब लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे समाज की पढ़ाई हो जाती है। He is an educationist. I congratulate him कि इन्होंने भारतीय परंपरा के तहत और ग्रामीण अंचल में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक स्थापित की। किसी भी समाज को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान एजुकेशन का है। एजुकेशन is the most effective, impactful, transformational mechanism, और आप उसके सारथी हैं। वैसे तो मोदी नाम में ही दम है। नाम से ही सब कुछ मुमकिन हो जाता है। गणेश चतुर्थी इस बार अलग थी, गजब की थी। इतिहास रचित हो गया। 20 सितंबर को दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ। और उस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के, इनके नाम की जैसे प्रकाष्ठा है, ओम भी कम नहीं है। जो काम कई प्रयासों के बावजूद नहीं हो पाया, वो 20 सितंबर को लोकसभा ने कर दिखाया। और गेंद आ गई मेरे पाले में। मैं राज्यसभा का सभापति हूं, उपराष्ट्रपति होने की वजह से। हमने कहा लोकसभा में तो 2 मत खिलाफ पड़े, हमारे यहां एक भी नहीं पड़ना चाहिए। एक भी मत खिलाफ नहीं पड़ा। इस पूरे काम का जो सारथी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, किसी को पता नहीं था। गणेश चतुर्थी को दिन शुरुआत हुई और 21 सितंबर को ज्यों ही एक मत से स्वीकृति हुई, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की बधाई। हिंदू रीति नीति के हिसाब से वो उनका जन्मदिन था।
सब आश्चर्यचकित भी थे और प्रफुल्लित भी थे। पर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में राजस्थान की भूमिका योगदान रहा है। लोकसभा में ओम जी बिड़ला और राज्यसभा में मैं। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा हो गई, हमारे पास होने से कानून नहीं बनता है, हम तो पास करते हैं। A bill takes shape of law only when it is signed by the Honorable President of India under Article 111 of the Constitution. और ये परम सौभाग्य महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, आपके वर्ग को मिला। उन्होंने दस्तखत किए। और इतिहास रचित हो गया। अब 1/3 members in Lok Sabha, 1/3 members in all state legislatures will be women. और ये रिजर्वेशन हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। इस 1/3 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन भी है। कहने का अर्थ नथिंग कुड बी मोर शाइनिंग एंड इक्विटेबल। मैं एक छोटा किस्सा बताता हूं। एक व्रत महिला थी, विधवा थी, क्योंकि पति का देहांत हो गया। इकलौता बेटा था जो कमाता नहीं था, वो अंधी थी, बेटे की शादी नहीं हुई, बेरोजगार था और वो बीमार भी थी। ईश्वर प्रकट हुए और कहा एक वचन मांग लो। अब महिला क्या वचन मांगती? खुद की आंख, खुद का स्वास्थ्य, बेटे की शादी या बेटे की नौकरी? उनको मोदी साहब जैसे किसी व्यक्ति ने जरूर राय दी होगी और उस महिला ने कहा एक ही वचन में, मैं सोने की थाली में पोते को हंसता खेलता देखना चाहती हूं। सब कुछ आ गया। तो जहां तक हमारी महिला शक्ति का मामला है, भारत के प्रधानमंत्री ने जो अब तक असफल प्रयास होते रहे, दशकों से होते रहे, मुझे जानकारी इसलिए है कि मैं 1989 में सांसद बना था, केंद्र में तो मंत्री भी था। मुझे पता है कब कब प्रयास हुए, कब कब असफल हुए। पर नर प्लस इंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह करिश्मा कर दिखाया। इट इज एन इपोकल डेवलपमेंट, इट इज हिस्टोरिक डेवलपमेंट, एंड आई कैन टेल यू गर्ल्स, इट इज गेम चेंजर। क्योंकि नारी शक्ति के हाथ में जब कमान होती है तो बहुत कुछ हासिल होता है। इसका मैं परिणाम हूं, क्योंकि ताकत मेरी धर्मपत्नी के हाथ में है। मैं दुनिया की बहुत संस्थाओं में गया हूं, दुनिया की करीब 30-32 देशों में तो इसके साथ गया हूं, और ये मेरे से ज्यादा देशों में गई हुई है, मेरे को साथ नहीं ले गई। ये नारी शक्ति का एक, मैंने ऐसी संस्था नहीं देखी। आपके यहां कदम रखते ही मुझे भारत की संस्कृति दिखने लगी, संस्कार दिखने लगे, मजबूती दिखने लगी। और तब मुझे याद आया कि G20 में दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, हम दोनों भी शरीक थे।
सबसे चर्चा हुई, सब एक बात से अभिभूत थे कि इंडियन कल्चर इज अनराइवल्ड, अनपैरेलल्ड। कौन सा देश है जो 5000 से ज्यादा सिविलाइजेशनल इथोस की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। और G20 का नजारा देखिए, देश का कोई प्रांत नहीं छूटा है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं छूटी है। 200 बैठकें राजस्थान में भी हुई, जयपुर उदयपुर में भी हुई, देश के हर प्रांत में हुई, 58 लोकेशंस पर। जो आए वहां पर वो कभी नहीं भूलने वाली यादें लेकर गए कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये हो पाएगा। दूसरा, आप ऐसे कालखंड में रह रहे हो जब भारत उन्नति की ओर है, और ये उन्नति विश्व में प्रमाणित है। द वर्ल्ड इज स्टन्ड। 23 अगस्त 2023 करिश्मा हुआ। इसरो ने व्हीकल को चांद के उस हिस्से पर सफलतापूर्वक उतार दिया जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। और उसमें भी आपका वंदन हुआ, शिव शक्ति पॉइंट दिखाया गया, चंद्रयान 3 वहां लैंड हुआ। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई वो एक महिला है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। शी प्लेड क्रिटिकल रोल। कहने का मतलब है कि भारत के विकास में आज के दिन नारी और पुरुष दोनों का योगदान है, और मैं तो कहूंगा नारी का ज्यादा है। कहते हैं सबसे बड़ी ताकत फाइनेंस में होती है, और मोदी जी से ज्यादा कौन जानता है कि फाइनेंस की ताकत है। कर्म है, धर्म है, पर अर्थ भी आवश्यकता है ताकि ऐसी संस्था बन सके। हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन कौन कर रहा है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। अ टफ लेडी, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और दुनिया में उनका बहुत बड़ा रुतबा है क्योंकि शी इज एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। अब हमारी अर्थव्यवस्था को देखिए, हम कहां थे, कहां आ गए। मोदी जी को खासतौर से पता है, उद्योग जगत से आते हैं। फ्रजाइल 5 छू दोगे तो बिखर जाएंगे, उनमें हमारा नाम था। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया, भारत 13 साल पहले दुनिया पर बोझ थे। दुनिया सोचती थी इनकी अर्थव्यवस्था ठीक होनी चाहिए वरना दुनिया को झटका लगेगा। और हम कहां से कहां आ गए। फ्रजाइल 5 से हम पावरफुल 5 में आ गए। हमने सितंबर 2022 में दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति का दर्जा हासिल किया, 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। और हमने यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ा। अब बारी है जापान की और जर्मनी की, और आने वाले 4-5 साल में, हैव इट फ्रॉम मी, इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी।
और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जो मेरे सामने बैठे हैं, हम और मोदी जी नहीं रहेंगे। प्रभु की इच्छा ऐसी रहेगी 2047 में देश विल बी सेलिब्रेटिंग सेंटिनरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, और तब आप सब निर्णायक भूमिका में रहेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, और आपकी वजह से भारत पराकाष्ठा पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं आ रहा था, जानकारी ली, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और बड़ा संतोष भी हुआ। आपके यहां तपोवन है, योगशाला है, आपके प्रांगण के अंदर आते ही यहां जो सामने चित्र देखा, भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत याद आ गए। आवर कल्चर इज आवर स्ट्रेंथ, आवर कल्चर is repository of wisdom of several ages। और कल्चर के मामले में मैं एक घटना आपको बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखी गई है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जमाना था। कैम्ब्रिज का एक प्रोफेसर अपने एयर कंडीशन चेंबर में बैठा था। एक सैनिक आया, उसको गुस्सा आया, स्वाभाविक है कि हम तो मर मिटने को तैयार हैं, आप यहां आराम से बैठे हैं। तो प्रोफेसर ने कहा, आप किस चीज के लिए मर मिटने को तैयार हो? सोल्जर को ज्यादा गुस्सा आना स्वाभाविक था कि हम देश की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, देश की सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा, आपका क्या मतलब है सीमाओं से लड़ रहे हैं? काम देश के कल्चर की रक्षा कर रहे हैं। जब सोल्जर ने यह कहा तो प्रोफेसर ने कहा, मैं भी बैठा यही काम कर रहा हूं। एंड दैट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट फॉर द प्रोफेसर। हर भारतीय का धर्म है कि वो कर्म से हमारी संस्कृति का सर्जन करे, संरक्षण करे। क्यों कि दुनिया में ये बेमिसाल है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत छोटी उम्र के अंदर दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, बड़ा संदेश दिया। आप लोगों के लिए तो खास तौर से कहा कि अवेक राइज डोंट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। पर उन्होंने एक दूसरी बात और कही, आई कोट, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। बात सुनिए, स्वामी जी ने कहा, कोई चांस नहीं है दुनिया में सकारात्मक बदलाव आने का, सकारात्मक हालत होने का। कोट, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ ह्यूमन इज इंप्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन ओनली वन विंग, अनकोट। स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया। और स्वामी जी का भी किसी न किसी रूप में नरेंद्र नाम हुआ है, तो आज के नरेंद्र ने उसकी पूर्ति कर दी। एंड नाउ यू आर न्यूक्लियर पावर। ये छोटा कदम नहीं है, इससे पहले भी कदम उठाए जा चुके हैं। पंचायत, गांव की सरपंच, प्रधान पंचायत समिति की, जिला प्रमुख, जब ये महिला होती थी पहले, अब नहीं है, तो कुर्सी पर उसका पति आकर बैठ जाता था और कहते हैं कि महाशय आप कौन हो? मैं सरपंच पति हूं, मैं प्रधान पति हूं, मैं जिला प्रमुख पति हूं। आपने धीरे धीरे वो ताकत अपने में ले ली है, और इस ताकत का नतीजा ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय संसद में बिना रिजर्वेशन के सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची, 78। आप लोगों ने यदि अगर 21 सितंबर को
राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होगी। जब इस अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, मैंने एक निर्णय लिया कि मेरे अलावा और उपसभापति के अलावा कुर्सी पर सिर्फ महिलाएं बैठेंगी। ओनली वीमेन विल चेयर द प्रोसीडिंग। और यह मौका मैंने उस दिन 17 वीमेन पार्लियामेंटेरियंस को दिया, 17 को। उनमें पीटी उषा जी, जया बच्चन जी, कोयनाक, सीमा द्विवेदी, सुजाता, सबको दिया और सब अभिभूत थी। टेबल ऑफिस के ऊपर मैंने पूरा महिलाओं का वर्चस्व रखा। मैंने शुरुआत की कि विदेश यात्राओं में उनकी भागीदारी 50% से कम नहीं होगी। और ये कर मैं बताता हूं, मुझे सुकून मिला वो एक अलग बात है, मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला। उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये छोटी बात नहीं है, बड़ा बदलाव है। लगता था कि वो कुर्सी पर क्या करेंगी, और बैठते पता लगा उन्होंने जो कुर्सी पर किया वो जबरदस्त साबित हुआ, कमजोर नहीं पड़ी। हमारे यहां एक परंपरा है कि हम बहुत जल्दी लोगों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। इसमें परिवर्तन आया है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पहले किन को मिलते थे? जिनका नाम पहले होता था। अब उनको मिलते हैं जिनका नाम सुना नहीं, पर मिलने के बाद एक बात होती है कि सही को मिला, इसी को मिलना चाहिए था, यही योग्यता का परिणाम है। जब ऐसे ऑब्जेक्टिव काम होते हैं तो देश की विकास यात्रा में चार चांद लग जाते हैं। एंड दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। मैं कुछ आई टेक सम क्वेश्चंस, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, पर कुछ बातें इसलिए कहूंगा कि राज्यसभा में आपने देखा होगा शेर व शायरी भी होती है, हंसी के पल भी होते हैं, टेंशन भी होती है, और इससे वातावरण ठीक रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने देखा कि मैं बच्चियों को गिफ्ट क्या दूं, तो मैंने सोचा आई विल इनवाइट इन अ बैच ऑफ 50 all of you, but in a batch of 50 for a visit to the Indian Parliament. और उस विजिट का मैंने एक प्रोग्राम भी निश्चित किया है। पहले तो आप संसद की नई बिल्डिंग को देखेंगे। ढाई साल में सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनी है, कोविड की चुनौती के बावजूद उसके अंदर जब देखेंगे तो दंग रह जाओगे। दूसरा, भारत मंडपम जहां G20 हुई है, दुनिया के 10 कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है, उसकी यात्रा कराई जाएगी। और करिश्मा देखिए, देश कितना बदल चुका है कि भारत मंडपम में G20 का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके 2-3 सप्ताह में उससे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि, जहां P20 का सम्मेलन होगा, दुनिया भर के पार्लियामेंट्स का, मैं भी रहूंगा, वो भारत मंडपम से भी बड़ा है।
वहां भी आपका भ्रमण होगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय, आप सोच नहीं सकते तीन मूर्ति का क्या हो गया। एक पल भी आप अलग आंख नहीं हटा पाएंगे। इट हैज बीन चेंज्ड, इट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग जस्टिस डन टू एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और ये बदलाव है। और वार मेमोरियल इंडिया गेट पर है, नेताजी बोस की स्टैच्यू भी है। यह कार्यक्रम तो मैंने बनाया है। वी विल फैसिलिटेट इट, वी विल डू एवरीथिंग। एंड मुझे लगता है अभी तो मेरे 4 साल बाकी हैं, तब तक हर एक की विजिट हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा इधर आगे चलें तो आज के दिन आप लोगों को जो वातावरण मिल रहा है, हमने उसकी कल्पना नहीं की थी। पहला वातावरण, सत्ता के दलियारों से दलालों की छुट्टी होगी। पहले सत्ता के गलियारों में दलाल रहते थे, पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड, उनको सैनिटाइज कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। दूसरा, अब ये आपके लिए भी चुनौती है, क्योंकि जब बहुत बड़ी प्रगति कोई परिवार करता है, कोई समाज करता है, कोई देश करता है, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जलन आ जाती है। और जलन की वजह से वो प्रक्रिया लोग अपनाते हैं जो देश हित में नहीं है। मेरा आपको आह्वान है, हर परिस्थिति में भारतीयता और भारत सर्वोपरि है, नॉन नेगोशिएबल है। अपने को मानना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत है, वी आर प्राउड इंडियंस। ये दुनिया में बाहर कदम रखते ही आपको पता लग जाएगा कि भारत होने का क्या मतलब है। एंड देन वी मस्ट टेक लेजिटिमेट प्राइड इन आवर फिनोमिनल, हिस्टोरिक, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ सिनेरियो। ये सब हो चुका है। आप टेंशन मत रखिए, ये मेरा आपको राय है। आप डोंट बी अंडर एनी स्ट्रेस। जो करना है अपने मन की कीजिए, अपने इंक्लिनेशन और एप्टीट्यूड के हिसाब से कीजिए। मैं यहां से आपके माता पिता को भी संदेश दूंगा, अलाउ योर चिल्ड्रन टू ग्रो द वे दे विश टू ग्रो। उनके इंक्लिनेशन को टिंकर मत कीजिए, डोंट ट्विक इट, लेट इट बी नेचुरल। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और वो अपॉर्चुनिटीज हर किसी को उपलब्ध है। धन आज के दिन बाधक नहीं है। चुनौतियां तो आती रहेंगी, चुनौतियों से कोई बच नहीं सकता। मैं यहां पर आया हूं, ठीक काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। पहले भी कई जगह गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आता, भाई क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। ये दीगर थोड़ा सोच लेते, कानून में झांक लेते, तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती है, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती है। पर कह दिया कि भाई आपका आना ठीक नहीं है, किस कानून के तहत पता नहीं। तो चूंकि राज्यसभा में शेर और शायरी होती है, तो रास्ते में मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी, और मैंने कहा सबसे पहले आपसे साझा करूं। और इस कविता को लिखने से पहले मुझे एक गजल याद आ गई थी। उस गजल में था,
जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ये गजल है, बहुत प्रसिद्ध गजल है। तो इसी की तर्ज पर व्यथित होकर, दुखी होकर, पीड़ित महसूस कर कि मुझे इस मामले में क्यों घसीटा। मेरा काम तो संविधान सम्मत था, जनता के भले के लिए था। कृषक पुत्र होने के नाते किसान संस्थाओं में गया। शिक्षा का मैं प्रोडक्ट हूं, शिक्षा की वजह से मेरी उन्नति हुई है, तो मैं हर जगह संस्थाओं में भी गया। और बाकी मेरी यात्रा विधानसभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर हुई, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हुई। राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, नहीं बुलाया, मुझे तो परेशानी नहीं है, उनका विवेक है, वो जाने। तो इस पृष्ठभूमि में मैंने जो कविता बनाई, खता क्या की हमने पता ही नहीं, खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं। ये तो मेरा घर है। ये कैसा मंजर है समझ से परे है, ये कैसा मंजर है समझ से परे है। सवालिया निशान क्यों है अपने घर आने के में, क्या जुर्म है पता ही नहीं। यहीं छोड़ता हूं इस बात को। बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, girls and the audience, I would like to declare, I do not expect people in authority to make light of constitutional positions. This is not good for democracy. There must be respect for constitutional positions, and all of us in togetherness, hand in hand, in collaboration, in coordination with consensual approach, how to serve the people at large. मन दुखित होता है, दुखी होता है कि किन किन शब्दों का उपयोग कर लिया। उभरना बड़ी मुश्किल है। आपकी संस्था इतनी अच्छी है और कोई बेवजह अनर्गल बात कहे तो इनके उत्साह में कितनी कमी आएगी। I appeal to everyone. It is our country. We all are servants of this country. Whatever be our position, right from president down the line up to the chief minister. And we must be very sensitive. हमें ऐसा पब्लिक परसेप्शन जनरेट नहीं करना चाहिए कि बेवजह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राजनीति में घसीटा जाए। ये ठीक नहीं है। इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। गर्ल्स, आई एम डिलाइटेड टू शेयर द प्लेटफॉर्म विद यू। यू आर द फ्यूचर। और आज का दिन मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली इसलिए रहा है कि 80% अधिकारियों से मैंने हाथ मिलाया। मेरे डॉक्टर सुदेश की तरह उनकी बेटी या बेटियां ही हैं, क्योंकि बेटियों की ताकत और माता पिता के लिए उनका प्रेम एक अजीब ढंग का होता है। गॉड ब्लेस यू। यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एट अ ग्लोबल लेवल। यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। अंत में एक बात मैं फैकल्टी मेंबर्स को कहूंगा, रजिस्ट्रार साहब को कहूंगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट ऑल्सो। Alumni of any institution are its spinal strength. Alumni are a reservoir of talent. मैं आशा करता हूं इस संस्था के जितने भी alumni हैं वो संस्था को योग्यता अनुसार, हैसियत अनुसार आर्थिक सहयोग भी देंगे, सुझाव भी देंगे, संस्था से जीवंत संबंध बनाएंगे, और उसका ये होगा कि दिस विल शेप into an institute that will reach pinnacle at a global level. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. This is a good